हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो आपसे रोज़ बात करते थे कि ये हम लोग जो है जीएस का एक प्रीवियस ईयर का पैटर्न पड़ा हुआ है हमारे पास, जिसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी अभी तक क्वेश्चन जीएस के जिस पोर्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका एक प्रारूप हम लोगों के पास है। उस प्रारूप को हम लोग कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और हमको किस किस चीज़ में हमारी वीकनेस है और हमको उसको कवर करना चाहिए। तो इसी चीज़ को अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज कंप्लीट लेके चलेंगे। तो पहले उसमें जो है चैप्टर देखिए आपके सामने लिखा भी होगा। देखिए, जब पीडीएफ एडिट की गई है तो उसमें कुछ चीज़ों में भी मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स का मतलब आपको शब्दों में कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी, बस हाँ पैटर्न में मिस्टेक है कि पैटर्न कैसे होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, वो भी थोड़ा सा मिस्टेक है, वो भी आपको सही मिल जाएगा। तो अभी देखिए, प्राचीन इतिहास लिखा हुआ है। पहला पोर्शन हमारा क्या है, प्राचीन इतिहास है, फिर मध्यकालीन इतिहास आएगा, फिर जो है मॉडर्न यानी कि जो नया वाला मॉडर्न हिस्ट्री होती है जो उसको वो हिस्ट्री आ जाएगी। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है प्राचीन, और ये हमारा जो चैप्टर है ये कौन सा है, भारत का इतिहास एवं संस्कृति है। तो यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उसी को हम लोग पूरा करते हुए आज हम लोग प्राचीन इतिहास के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे। चलिए, तो लिखा हुआ है प्राचीन इतिहास। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज आल्सो कॉल्ड स्प्रिंग फेस्टिवल। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को बसंत ऋतु का त्यौहार भी कहा जाता है। बसंत ऋतु होती कब है, जब सर्दी और गर्मी ना के बराबर होती है, ना तो सर्दी हो रही होती है ना गर्मी हो रही होती है, और ऐसा मौसम कब होता है, फरवरी और मार्च में होता है। तो ये जो त्यौहार जब होता है मार्च में ही मनाया जाता है, और मार्च माह में कौन सा त्यौहार होता है, ये होली होती है। ठीक, ये भारत और नेपाल का त्यौहार है। ठीक है, महत्वपूर्ण त्यौहार है ये। और ये जो हिंदू पांचांग होता है, जो हमारा जो हिंदू पांचांग होता है, ये उसके अनुसार फागुन माह यानी कि फाल्गुन माह जो होती है उसकी पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ यहाँ पे कि हाउ मेनी पिलर्स ऑफ फेथ आर एक्सेप्टेड बाई दोज हु फॉलो इस्लाम। इस्लाम को पालन करने वाले लोग, उनके द्वारा अपने आस्था का स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं, तो वो कितने होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, लिखा हुआ है 5, 11, 7 और 3। तो यहाँ पे कितने होते हैं वो, तो दोस्तों 5 होते हैं। कितने होते हैं वो, टोटल 5 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जैसे तौहीद जिसको कलमा पढ़ना कहते हैं, नमाज अदा करना होता है, रोज़ा रखना होता है, ज़कात अदा करना होता है और हज करना, ये 5 तरीके जो हैं उसके आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। चलिए 3 नंबर देखिए, इन विच ईयर्स वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ऑपरेट इन इंडिया। भारत में पहली रेलवे लाइन परिचालन किस वर्ष में हुआ था। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हम लोगों से पेपर में इसके लिए बहुत पूछा जाता है, कितने से कितने किलोमीटर तक चली थी, किसके शासनकाल में चलाई गई थी, तो कौन लॉर्ड था, ये सब कुछ आता है। तो ये कौन सा सन था, 1853 था, 36 किलोमीटर के बीच में चलाई गई थी। कौन कौन सा, मुंबई से थाने के बीच। इस समय लॉर्ड कौन था, या कह सकते हैं जनरल कौन था, गवर्नर जनरल, तो वो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक, उसके शासनकाल में ये चलाई गई थी। चलिए, फिर लिखा हुआ है कि फ्रॉम विच इंदूस वैली साइट वाज ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल डिस्कवर्ड। नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल की खोज थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोथल, हड़प्पा, और उसके आगे के जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन, ये दे रखे हैं। तो इसने हमसे ये पूछा था कि कौन सा जो है जो नर्तकी डांसिंग गर्ल की जो प्रतिमा है, कांस्य प्रतिमा, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की खोज थी, या कहाँ पे ये मिली हुई थी। तो ये मिली थी दोस्तों, ये मिली थी मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम लोग 5 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है कि इंडियाज ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ह्यूमैनिटी आर द 2 इपिक रामायण एंड। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और हैं, कौन से हैं, बुद्धचरित, महाभारत, पंचतंत्र या अर्थशास्त्र। तो मानवता को भारत के सबसे बड़े जो उपहार के रूप में जो महाकाव्य मिले हैं वो रामायण और महाभारत हैं। कौन कौन से हैं, महाभारत और रामायण। चलिए, तो यहाँ पे महाभारत आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक से संबंधित था। जो किस शासक से संबंधित था, तो समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त। तो जो भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल, तो गुप्त साम्राज्य में कौन आ जाएंगे भैया, स्कंदगुप्त। ये उन्हीं के जो है समय की है, तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है,
जो इस स्तंभ का जो निर्माण था वो स्कंदगुप्त ने ही कराया था और इस पर भगवान विष्णु जो है उनकी मूर्ति का निर्माण किया गया है, या कह सकते हैं उस पर मूर्ति जो बनाई गई वो भगवान विष्णु की है। चलिए फिर लिखा हुआ है 7 नंबर, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र का पुत्र था। किसका पुत्र था? पुष्यमित्र का, कनिष्क का, बिंदुसार का या अशोक का? तो जो कालिदास को जो मालविकाग्निमित्रम जो है उसका जो नायक यानी कि जो हीरो था वो अग्निमित्र का पुत्र था। कौन? पुष्यमित्र था। चलिए फिर 8 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 8 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो लिखा हुआ गौतम, बद्रयान, पतंजलि और कपिल ऋषि। तो ये कौन थे? तो दोस्तों ये कपिल ऋषि थे जो हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और ये अद्वैत वेदांत के विपरीत मान्यता रखने वाले दर्शन है जिसका शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी का विश्लेषण करना। इन्होंने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। गीता में इनको श्रेष्ठ मुनि कहा जाता है। कौन थे ये? कपिल ऋषि। और देखिए सारे के सारे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो यूपीएसआई, मतलब अभी तो यूपीएसआई का चल रहा है, फिर आगे आपको यूपीपी यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी मिलेगा। तो सबके आए हैं, आप चाहे इसमें रेडियो ऑपरेटर वाली भी जो पोस्ट आती हैं चाहे उसके हों, हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर यूपीएसआई में आए हैं तो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए 9 नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता में गड़ी जगह किसके लिए जानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता में जो गड़ी जगह है किसके लिए जानी जाती है? देखिए वह उच्च वर्ग के लोग बसते थे और वहाँ पुस्तकें रखी जाती थी, वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे। तो जो गढ़ी जगह थी वहाँ क्या होती थी? वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे। चलिए फिर आगे बढ़िए, 10 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से अनाज के लिए व्रीहि जो शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? गेहूं, मक्का, जौ और चावल। तो किसके लिए किया जाता था? चावल के लिए किया जाता था। ठीक, ये देखिए यूपीएसआई बैच 3 21 दिसंबर 2017। 11 को देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? तो लिखा हुआ है यहाँ पे कपिल वस्तु लिखा है, अंग लिखा हुआ है और मगध लिखा हुआ है और गांधार लिखा हुआ है। तो आपको भी पता होगा कि ये कपिल वस्तु होगा। ठीक है, ये लुम्बिनी के स्थान पर जो कपिल वस्तु के जो है लुम्बिनी स्थान पर जो है किनका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसीलिए जो है कौन सा स्थान जो है बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित किया गया था? तो ये कपिल वस्तु तभी हो जाएगा। 12 नंबर देखिए लिखा हुआ है, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता के देवता थे। किसके? जो सोम जो थे ऋग्वैदिक युग में नर देवता किस चीज़ के देवता थे? तो पौधों के थे, आंधी तूफान के थे, ज्वालामुखी के थे या युद्ध के? तो जो सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता थे वो पौधों के देवता थे। तो देखिए किसी भी चीज़ के देवता का अगर किसी को नाम या उपाधि दी गई है तो वो इसलिए नहीं दी गई है कि उसके अंदर वो वास करते हैं। ये इसलिए भी दी जाती थी कि अगर आपको अंदर अगर ये कहा जाएगा कि इसमें देवता का वास है, ठीक है, या किसी के ऊपर किसी चीज़ के लिए कह दिया जाए कि यहाँ पे भूत चुड़ैल है, तो थोड़ा सा लोग हट जाते हैं, डर जाते हैं, उनसे चीज़ों से अपना किनारा कर लेते हैं। तो पुराने समय में जो पेड़ पौधों को बचाने का जो तरीका था तो वो 2 ही तरीके थे, या तो भक्ति जोड़ दीजिए या उससे किसी शक्ति को जोड़ दीजिए, या किसी देवी शक्ति को, या कह सकते हैं कि भूत प्रेत की शक्ति यानी कि नकारात्मक ऊर्जा को जोड़ दीजिए। तो लोग उससे दूर हो जाते थे, उसको काटते पीटते नहीं थे, तो जिसकी वजह से पहले जो थे पेड़ पौधों की संख्या भी ज़्यादा थी। चलिए 13 नंबर देखिए लिखा हुआ अन्नी लवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो देखिए ये जो राजधानी जो दे रखी है वो किसकी थी? ये सोलंकी राजवंश की थी। देखिए राष्ट्रकूट जो राजवंश था इसकी राजधानी थी मान्यखेत। मित्राका जो राजवंश दे रखा है इसकी बल्लवी थी। पाल राजवंश की मुंगेर थी और सोलंकी जो थी वो अन्नीलवाड़ की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कन्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? जो कन्यकुब्ज जो है किस भारतीय शहर का नाम है? तो लिखा हुआ है कुंभभोज, कन्याकुमारी, कन्नौज और कांचीपुरम। तो जो कन्यकुब्ज लिखा हुआ है इसका जो कन्नौज का पुराना नाम है, किसका है? कन्नौज का। कन्नौज क्या है? एक जिला है यूपी का।
जिसके ऊपर बहुत से युद्ध भी हुए हैं उसके नाम से। फिर देखिए लिखा हुआ है 15 नंबर में लिखा हुआ है निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। तो कौन थे, उदयन, कालाशोक, शुद्धोधन या महागोविंद। तो महागोविंद जो थे इन्होंने ही जो थे राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। 16 नंबर प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था। लिखा हुआ है केरल, गुजरात, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो जो मुजरिस जो है वो केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित था। ठीक है, बहुत पुराना बंदरगाह था। ये पुराने समय में क्या था, ये भारत, मिस्र, यूनान, रोम के साथ जो मध्य के इनके लोगों के बीच में जो था मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। चलिए फिर यहाँ से 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। कौन थे, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, देवी काली। तो ये कौन थे, जो दशाश्वमेध घाट वाराणसी जो में स्थित है, ठीक है, जो काशी के नाम से फेमस है, वहाँ पे गंगा तट पर 4 किलोमीटर में बसे 84 घाटों में से एक है। जो दशाश्वमेध शब्द का आर्थिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान, और ये किसने दिया था, ये ब्रह्मा जी ने दिया था। चलिए 18 नंबर देखिए लिखा हुआ है मौर्य राजवंश की स्थापना, क्या लिखा हुआ है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। जो मगध जो था वो अब किस नाम से जाना जाता है, उस समय तो मगध था, तो पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो मगध जो था वो बिहार को जाना जाता था। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। लिखा हुआ है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान राम, श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि राजधानी थी, किसकी राजधानी थी। लिखा हुआ है हस्तिनापुर, फिर लिखा हुआ है कुरु लिखा हुआ है, फिर कलिंग लिखा हुआ है, और कौशल लिखा हुआ है। तो जो भगवान श्री राम जी जो थे उनकी जो राजधानी थी तो वो कौन सी थी, कौशल थी। कौशल नरेश कहे जाते थे, इसीलिए दशरथ जी जो थे वो कौशल नरेश कहे जाते थे। चलिए 20 नंबर देखिए। 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत को साम्राज्य को बढ़ाया था, भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो कौन था, हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार या वासुदेव। तो दोस्तों ये जो थे ये बिंदुसार थे, इन्होंने ही, ये बिंदुसार जो था मौर्य वंश का राजा था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार जो है अमित्रघात सिंहसेन भी कहा जाता था। ये बिंदुसार मौर्य शासक अशोक के पिता थे। अब बिंदुसार की मृत्यु जो है 272 ईसा पूर्व जो है मानी जाती है। बिंदुसार को जो है पिता का पुत्र और पुत्र का पिता इस नाम से भी जाना जाता है। चलिए फिर 21 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई है। जो वैदिक सभ्यता है किस नदी के तट पर विकसित हुई है ये पूछा जा रहा है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सरस्वती। तो दोस्तों ये सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। देखिए ये यूपीपी कांस्टेबल शिफ्ट 1 में पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन है। चलिए यही सबसे लास्ट का पेपर ही आपका सबसे यही था, इसके अलावा अभी तक कोई पेपर इसके बाद का हुआ ही नहीं है यूपीपी कांस्टेबल का। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है कि भारत के पहले कवि के रूप में किसे ध्येय माना जाता है। वेद व्यास, तोल, कप्पियर और कल की लिखा हुआ है, फिर वाल्मीकि लिखा हुआ है। तो जो सबसे पहले कवि के रूप में जो ध्येय माने जाते हैं वो कौन है, वो वाल्मीकि हैं। ये देखिए एसआई बैच का जो है आपका पेपर है। फिर लिखे हुए हैं गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित था। कौन सा, गच्छा नामक जो संगठन है वो किस धर्म से संबंधित था। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। तो जो गच्छा नामक संगठन था वो जैन धर्म से संबंधित है। गच्छा जिसे वैकल्पिक रूप में गच्छ कहा जाता है, जैन धर्म के मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, कौन थे, जैन धर्म के। ये श्वेतांबर जो समाज होता है इनका, ये उनके अनुयायी थे। चलिए तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो तीसरी की जो बात हो रही है वो यांगून, पाटिलपुत्र, वैशाली या राजगीर। तो जो तीसरी बौद्ध परिषद जो है वो पाटिलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जो पाटिलपुत्र शहर में माना जाता है। इस बौद्ध परिषद का जो आयोजन था वो अजातशत्रु के शासनकाल में 1483 ईसा पूर्व के राजगृह में हुआ था, जो चौथा था।
जो प्रथम था, सॉरी, ठीक है। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और अभी तक जो है 4 जो है बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। जो आखिरी संगीत का आयोजन था वो कश्मीर के कुंडलवन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चलिए 25 नंबर, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है अशोक, बिंदुसार, बृहदर्थ लिखा हुआ है, फिर पुष्यमित्र लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन था? तो वो बृहदर्थ था, ठीक है। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने कर दी थी 185 ईसा पूर्व। और जो मगध पर जो थी उसने जो शंगु वंश था इसकी नींव डाली थी। तो इसीलिए उसकी नींव किसको माना जाता है? तो पुष्यमित्र शंगु को माना जाता है। चलिए 26 नंबर देखिए क्या लिखा। प्राचीन भारत में जमदाग्नि, क्या लिखा हुआ है? प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जामनिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है? लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी और सीतापुर, इतने ऑप्शन दे रखे हैं। तो प्राचीन भारत में जो जामदाग्नि ऋषि का जो आश्रम था वो गाजीपुर जिले में अब पड़ जाता है। पहले ये जो था, पहले इसका जामनिया में था, जो अब गाजीपुर के नाम से जाना जाता है। पाल वंश के प्रथम राजा कौन थे? क्या था लिखा हुआ है? पाल वंश के प्रथम राजा कौन है? गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल या देवपाल। तो जो पाल वंश की जो स्थापना जिसने की थी वो थे गोपाल, ठीक है। इसकी राजधानी जो थी वो मुंगेर में थी। इस वंश का जो महान शासक अगर माना जाता है तो वो धर्मपाल को माना जाता है, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए फिर देखिए 28 नंबर क्या लिखा हुआ। किसने मगध की राजधानी राजगृह के पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? किसने जो है मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी थी? बिंबिसार, अशोक, चाणक्य या अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो था, जो उसने जो है गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र, यानी कि जो पाटिल ग्राम था, जो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, के रणनीति महत्व के कारण उसे किले की बंदी की। कालांतर में उसे पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? अजातशत्रु ने बनाया था। चलिए 29 नंबर देखिए। 29 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह कौन है? लिखा हुआ है मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, बारबोसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो था वो था निकोलो कोंटी था, ठीक है। और इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य, अच्छा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की किसने थी? जो विजयनगर साम्राज्य था उसको बनाया किसने था? तो जो उसका एक सेकंड, जो पहले तो इतावली जो यात्री था, ठीक है, जो इतावली यात्री था ये जो आया किसके शासनकाल में था? ये विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत इसने जो है प्रशंसात्मक रूप का वर्णन किया है। इतावली यात्री संगम वंश के महान शासक देवराय प्रथम यानी कि 1406 से लेकर 1422 ईस्वी के शासनकाल में भारत आया था। 30 नंबर देखिए। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो नालंदा, प्रयाग, वैसे इसकी राजधानी जो है कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज। हाँ देखिए ये तीसरे नंबर पे दे भी रखा है कि कन्नौज और थानेश्वर। तो कौन सी राजधानी थी इसकी? किसकी? हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज थी। चलिए 31 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी और कुशीनगर। ये क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से पता होगा, अगर नहीं पता है तो भाई पढ़ के इसको पढ़िए, क्योंकि ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। बौद्ध समाज से आपके लिए बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें से ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, तो पता तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो इसका आंसर तो मैं दे दूंगा। लिखा हुआ है ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या मल्लिनाथ। तो दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। चलिए 33 नंबर। मगध राज्य का अंतिम शासक कौन था? जो मगध राज्य बना था उसका जो अंतिम शासक कौन था? लिखा हुआ है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और कालाशोक। तो देखिए कांस्टेबल जो है प्री 2013 का पेपर है। तो मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक कौन था? तो वो दोस्तों था कालाशोक था। कौन था? कालाशोक। 34 नंबर देखिए। आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध। आर्यभट्ट कौन था भाई प्रसिद्ध? वो चिकित्सक था, चित्रकार था, खगोलवेत्ता था या वैज्ञानिक था? तो आर्यभट्ट जो था वो एक खगोलवेत्ता था। वो ज्योतिषविद भी था, वो गणितज्ञ भी था, ये भी कह सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है हम लोग उसके हिसाब से चलेंगे। चलिए सांची का जो स्तूप था,
ठीक, सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण किसने कराया था, हमसे ये पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और कौटिल्य। तो सांची का स्तूप तो आपको पता होगा कि अशोक ने कराया था। फिर श्वेतंबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित थे, तो लिखा हुआ है बौद्ध मत या जैन मत। तो भैया श्वेतंबर और दिगंबर दो भागों में टूट गया था। कौन? जैन समुदाय जो था वो दो भागों में टूट गया था, श्वेतंबर और दिगंबर। चलिए फिर देखिए जातक कथा संबंधित है, तो जातक कथा किससे संबंधित है, लिखा गौतम बुद्ध, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज और बाल गंगाधर तिलक या गांधी जी से। तो जातक कथाएं जो होती हैं वो गौतम बुद्ध के रिलेटेड हैं, कि जो इनकी कहानियां थी, इन्होंने कैसे कैसे जो ज्ञान दिए, कह सकते हैं उन ज्ञान के बारे में बताया गया है। 38 नंबर, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। कौन थे जो आनंद कारज के नाम से जिन्होंने ये की थी, तो श्री गुरु नानक देव, श्री गुरु अमरदास, श्री गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु रामदास। तो ये कौन थे? ये अमरदास थे, श्री गुरु अमरदास सिखों के ये तीसरे गुरु थे। इन्होंने यही सिखों के जो विवाह समारोह की शुरुआत की थी, जिसका नाम आनंद कारज कहा था। ठीक है, चलिए तो श्री गुरु अमरदास हो जाएंगे इसमें। चलिए फिर 39 नंबर देखिए, लिखा हुआ है 39 नंबर में कि दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था। जो दूसरे चंद्रगुप्त की जो कार्यकाल था उसमें निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था, तो फाहियान लिखा हुआ है, हैनसांग लिखा हुआ है, अश्वघोष लिखा हुआ है, वसुमित्र लिखा हुआ है। तो जो दूसरे चंद्रगुप्त जो था उसके शासनकाल में जो आया था उसका नाम था फाहियान। ये एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फाहियान के यात्रा का उद्देश्य ही जो था वो क्या था, बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था। वह 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। वह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा तथा पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन भी उसने किया था। चलिए दोस्तों देखिए, आज जो हमारे 39 क्वेश्चन थे जीएस के, जो आपको प्राचीन भारत के जो क्वेश्चन थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। प्राचीन इतिहास है ये, अब जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और आप ये देख रहे होंगे खुद कि यहाँ पे आपको सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप लोग भाई दोस्तों इस चीज़ को फॉलो जरूर कीजिएगा। ये जो जिस यूथ कॉम्पिटिशन बुक से मैं करा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ना ही छोड़िएगा। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आप नुकसान में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इसी प्रीवियस ईयर रिपीटेड जरूर होता है। आपको यहाँ से भी रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।